हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.3 का जो है कुछ परिभाषा हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे कि कैसे जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जितना भी जो है कि चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उन सभी चैप्टरों का जो है कि आप लोग जो है कि सब्जेक्ट विषय जो है कि बना लेंगे, आप उनका फेयर भी करते चलेंगे साथ में, ताकि आपको जो है कि आगे चल के परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग जो है कि कॉपी अपना और एक पेन और अपने साथ में जो है कि बुक अपना लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हम जब भी प्रश्नावली शुरू करते हैं और उसका जो है प्रश्न को आपका जो है प्रश्न लिखा नहीं जाता है, सिर्फ उसका सोल्यूशन कराया जाता है, ताकि आप जो है कि अपने बुक से प्रश्नों को मिलाते रहेंगे। चलिए, ये आपका शुरू किया जा रहा है। उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय भी पढ़ चुके हैं हम लोग, उप समुच्चय पढ़े थे। उप समुच्चय इसमें पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उप समुच्चय पढ़ चुके हैं, परिमित उप समुच्चय और समान समुच्चय भी पढ़ चुके हैं, असमान भी समुच्चय, सब कुछ पढ़ चुके हैं। और इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे, जिसमें से पहला है उप समुच्चय। उप समुच्चय होता क्या है देखिएगा। कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यदि कोई भी आपके दो समुच्चय हैं, कोई भी आपके क्या है दो समुच्चय, तो पहले हम परिभाषा देखते हैं, इसके बाद जो है एग्जाम्पल समझेंगे। करें, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, जो भी समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए का सभी अवयव यदि समुच्चय बी में होता है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे, ये जो आप प्रतीक इंडिकेट करेंगे इसे हम लोग उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उप समुच्चय। यानी कि ए जो है उप समुच्चय, ये उप समुच्चय को इंडिकेट करता है, नहीं यानी कि इसको हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। क्या? बी। ठीक है, अब जरा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे समझिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, वो देखिए। आपका जो है कि परिभाषा क्या कह रहा है कि यदि कोई ए बराबर ऐसा एक समुच्चय है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, और कोई दूसरा जो है बी बराबर दिया है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है परिभाषा कह रहा है कि यदि कोई दो समुच्चय ऐसा होता है, ऐसा हो जो ए और मान लेते हैं बी है दो समुच्चय, ठीक है, तो कह रहा है कि ए का जो प्रत्येक अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? बी में। ए का जो ए वाला ये समुच्चय है, यदि इस ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव यदि बी में हो, यानी कि सभी अवयव, यानी कि जो भी मान इस 1 2 3 इसमें जो है 3 संख्याएं, यदि सभी संख्याएं यदि बी में भी उपस्थित हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है उप समुच्चय है किसका? बी का। ठीक है, क्योंकि ए वाला सभी अवयव किस में है? बी में। ठीक है, अब थोड़ा एक बार बात और समझिए। यदि हम कहते हैं कि जो बी समुच्चय है यह उप समुच्चय है ए का, बी जो है उप समुच्चय है किसका? ए का। इसका मतलब क्या है? परिभाषा द्वारा क्या कह रहे हैं कि जो बी वाला अवयव है, बी वाला सभी अवयव किस में होगा? ए में। ये जो बी वाला है, बी वाला सभी अवयव ए में उपस्थित होगा। तो मिलाइएगा, इसमें 1 है 2 है 3 है, 3 तो है, लेकिन बी में 4 है, तो क्या ए में 4 है? नहीं है ना। तो उप समुच्चय तब तो ये नहीं है, क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित नहीं है। तो थोड़ा और एक एग्जाम्पल समझ लें, जिससे मान लीजिए के बराबर समुच्चय है, के बराबर कोई भी समुच्चय है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी और यहाँ पर हम लोग का हो जाए आर, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा है पी बराबर कोई भी आप समुच्चय ले लीजिए, जैसे बी है सी है डी है आर है ए है और क्या है? आर। और इसमें और कुछ ले लीजिए, जैसे ये आपका है, हाँ इसमें इसको इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद आप ले लीजिए क्यू। ठीक है, तो अब हम आपको ये बताना है कि क्या के जो है उप समुच्चय पी है। यदि हम लिखते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि के जो है उप समुच्चय है पी का, के जो है उप समुच्चय है किसका? पी का। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो के अवयव हैं, के सभी अवयव किस में हैं? पी में। ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि के का सभी अवयव किस में है? पी में। उप समुच्चय तभी होता है, उप समुच्चय तभी होगा जब के सभी अवयव किस में होगा? पी में। तो मिलाएंगे हम लोग, इसमें ए है तो इसमें ए है ना, ठीक है, इसमें बी है तो इसमें बी है, ये भी मिल रहा है, सी है तो सी है, इसमें डी है तो इसमें भी क्या है? डी।
इसमें आर है तो इसमें भी क्या है आर। इसका मतलब यह है कि के वाला सभी अवयव किस में मिल रहा है पी में, तो के जो है पी का एक उप समुच्चय होगा क्योंकि मिल रहा है। यदि मान लीजिए एक भी अवयव इसमें से हम लोग विलुप्त कर दें, ठीक है, विलुप्त हो गया ना, नहीं यहाँ पर जैसे यह सी हो, यहाँ पर सी रहेगा, इसमें से भी हम लोग विलुप्त कर दें तो देखिए इसमें सी है, क्या पी में सी है, पी में सी नहीं है ना, तो हम लोग कहेंगे कि के जो है ये कह रहा है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि के जो है उप समुच्चय है पी का, लेकिन हम लोग मिलाने पर हम लोग को अब फाइंड हो रहा है, पहली बार तो फाइंड हुआ था कि हाँ है, लेकिन अब ये फाइंड हो रहा है कि यह जो सी इसमें है तो सी इसमें नहीं है, तो यहाँ से कह रहा है कि के जो है उप समुच्चय पी का नहीं है क्योंकि मिल नहीं रहा है। यदि मिलता तो आसानी से हो जाता, तो हम लोग कहेंगे के नाट उप समुच्चय किसका पी का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा हम लोग यहाँ से थोड़ा उल्टा समझते हैं। अब देखिए उल्टा थोड़ा समझ लेते हैं, हम क्यों वहाँ से हटा दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ये कहते हैं कि बताइए कि P जो है उप समुच्चय K का है कि नहीं है, P जो है उप समुच्चय किसका है K का, यानी कि P का सभी अवयव जो है K में है कि नहीं है। समझिएगा, समझने में समय लगेगा, यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से जो है सॉल्यूशन भी कर सकते हैं प्रश्नों का। तो P जो है उप समुच्चय है K का, तो क्या इसका मतलब यह है कि कह रहा है कि P का सभी अवयव किस में उपस्थित है K में, तो इसमें लगेगा, इसमें B है, इसमें भी B है, ठीक है, इसमें D है, इसमें भी D, A है, R है R, ठीक है, यानी कि P का सभी अवयव किस में मिल रहा है K में, तो हम लोग कह सकते हैं कि P जो है उप समुच्चय है किसका K का। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आपका कुछ एग्जाम्पल रहा, अभी उप समुच्चय का रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो है फेर आप लोग करते रहेंगे। चलिए दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, और हम लोग पढ़ेंगे अधिसमुच्चय। ठीक है, उचित उप समुच्चय, और यहाँ पर इसमें हेडिंग आप लोग दे सकते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय इसे बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी पे हम लोगों को समझना है। तो समझने के लिए क्या कह रहा है, देखिए अब इसी से हम लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, अब दूसरे पे कह रहा है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, समझिएगा, ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए जो है समुच्चय है कि उप समुच्चय, यहाँ पर आ गया ना, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, या प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि ये जो है प्रश्न नहीं है, ये जो परिभाषा है ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यदि ए जो है कह रहा है ये उप समुच्चय आ गया ना, ये चिन्ह इंडिकेट, हर एक प्रतीक को आप लोग याद रखेंगे किसका प्रतीक क्या होता है। ए जो है उप समुच्चय कह रहा है किसका बी का, ठीक है, यानी कि ए के सभी अवयव बी में हैं, ठीक है, लेकिन बी का सभी अवयव ए में भले ही ना हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो ए वाला अवयव हो सभी किस में होना चाहिए बी में। तो देखिए ए का सभी अवयव हम लोग यहाँ पर बना लिए एग्जाम्पल पहले से ही, इसी पे समझ लेते हैं, नहीं तो अन्यथा दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं क्योंकि इस पे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इस पे एक बार समझा देते हैं, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। लेकिन ये भी शर्त दे रहा है आगे कि उचित उप समुच्चय के लिए क्या क्या होना चाहिए, कह रहे कि ए का सभी अवयव बी में तो होना चाहिए, लेकिन एक शर्त और दे रहा है कि ए नॉट इक्वल टू क्या बी, यानी कि ए और बी के सभी अवयव बराबर नहीं होने चाहिए, ए और बी के सभी अवयव बराबर नहीं होने चाहिए। यदि होता है तब तो वह समान समुच्चय हो जाता है ना। तो कह रहे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, यानी कि दोनों के अवयव सेम समान नहीं होने चाहिए, यानी कुछ तो है लेकिन कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे 3 तक तो है लेकिन 4 इसमें है, 5 इसमें, 4 5 नहीं, तो बराबर नहीं हो रहा है। अब देखिए, तो समुच्चय ए अधिस समुच्चय नहीं, समुच्चय ए समुच्चय बी का, यहां पर ये एक है, ठीक है, समुच्चय बी का उचित समुच्चय कहलाता है। देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है कह रहा है कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए उप समुच्चय बी, देखिए कई आ गए हैं ना इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यदि ए उप समुच्चय क्या बी, उप समुच्चय पहला वाला उठा रहा है इसमें, ए उप समुच्चय बी, परंतु ए नॉट इक्वल टू बी, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो समझिए अब ये कह रहा है कि
ए जो है उप समुच्चय तो है बी का, ठीक है, कि उप समुच्चय है कि नहीं है, ए का सभी अवयव बी में है ना, तो यह तो एक उप समुच्चय है। लेकिन हम लोग को देखने में ये मिल रहा है कि जो 1 2 3 इसमें है, इसमें तो है, लेकिन 4 5 जो है कि ए में नहीं है, लेकिन दोनों मान बराबर तो नहीं है। लेकिन यह उप समुच्चय ए जो है उप समुच्चय बी का तो है, ए उप समुच्चय बी का तो है, लेकिन ए के जो बी के जो अवयव हैं ए के अवयव के पूरे बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए नॉट इजिकल टू क्या, बी, ए नॉट इजिकल टू बी। देखिए दोनों शर्तें लागू कर रहा है ना, जब दोनों शर्तें लागू कर दिया तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है उप समुच्चय यानी उचित उप समुच्चय, ए उचित उप समुच्चय ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ए उचित उप समुच्चय है किसका, बी का, यानी कि ए जो है बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। देखिए कैसे जो है कि पढ़ रहा है, कैसे जो है कि पढ़ने के लिए हम लोग को मिल रहा है, याद रखेंगे आप लोग, समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, थोड़ा हम जो है कि चेंजिंग करके दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए कैसे किया है, ए जो है बी का उप समुच्चय था, तो हम लोग पढ़े उस समुच्चय की जब बराबर नहीं हो रहा है तो कि ए जो है उचित उप समुच्चय है किसका, बी का। पहले जो आपका उप समुच्चय मिल रहा है पहले उसको बोलना है, उसके बाद उचित उप समुच्चय लगाना है क्या, बी। ठीक है, पहले ए को बोलना है, उसके बाद उचित उप समुच्चय लगाना है, उसके बाद क्या, बी का, यानी कि ए जो है बी का एक उचित उप समुच्चय है। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम लोग अलग देखते हैं, थोड़ा हम लोग चेंजिंग करके देखते हैं बी के लिए। क्या करके देखते हैं, बी के लिए। और फ्रेंड देखिएगा इसमें आपका 3 है ना, थोड़ा इसमें बढ़ा लेते हैं, 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5। अब समझिएगा, और इसमें हम लोग कर देते हैं 5 हो गया, और इसमें कुछ और बढ़ा देते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और ध्यान से समझिएगा, पहले तो उचित उप समुच्चय के लिए पहले लागू होना चाहिए कि कौन किसका जो है कि उप समुच्चय है। पहले हम लोग को उप समुच्चय को पकड़ना है। तो उप समुच्चय देखिए, क्या ए बी का उप समुच्चय है, नहीं है ना, यानी कि ए के सभी अवयव बी में नहीं है ना, तो यह तब तो ए उप समुच्चय बी का नहीं हुआ ना, तो ए उप समुच्चय बी अब नहीं लेंगे। अब थोड़ा बी को मिला लेते हैं। बी वाला जो सभी अवयव है ए में है ना, देखिए 1 2 3 4 भी है, 5, यानी कि जो बी का है सभी अवयव किस में है, ए में। तो इसका मतलब ये मिल गया हम लोगों को बी जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। समझने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है कि पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि हम लोग को समझना है कि किससे किसका मान फाइंड हो रहा है, यानी किस तरह से किसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ए जो यानी कि अब बी वाला सभी अवयव ए में है ना, तो बी जो अब होगा उप समुच्चय किसका होगा, ए का, क्योंकि बी का सभी अवयव किस में है, ए में। ठीक है, लेकिन उचित उप समुच्चय के लिए एक और शर्त लागू की जाती है जो कि कह रहा है कि दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। तो क्या ए का सभी मान बी में है या बी का सभी, क्या दोनों के अवयव बराबर हैं, नहीं है ना, उप समुच्चय तो है लेकिन दोनों के अवयव सेम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि बी नॉट इजिकल टू क्या, ए। जब ये दोनों शर्त लागू कर दिया तब जा करके हम लोग कह सकते हैं कि जो बी, अब देखिए पढ़ेंगे क्या, उचित उप समुच्चय के लिए क्या पढ़ेंगे, उसमें ए उप समुच्चय बी था तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाया, लेकिन इसमें बी जो है ए का उप समुच्चय हो गया है। तब तो अब उचित समुच्चय क्या पढ़ेंगे हम लोग कि बी जो है उचित उप समुच्चय है किसका, ए का। देखिए जिस तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वही सिर्फ उचित उप समुच्चय लगा करके पढ़ना है क्या, यहाँ पर, यानी कि बी जो है उचित उप समुच्चय है किसका, ए का। क्लियर हुआ है ना, तो इतना तो आपको क्लियर हुआ। चलिए तो थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल ज़्यादा समझेंगे तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो ये आपको क्लियर हुआ। इसी तरह से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग समझना है ना, चलिए समझते हैं। अब जरा इसमें आते हैं, पहले तो हम लोग को उप समुच्चय देखना है, तो मिलाएंगे पहले उप समुच्चय। देखिए क्या के सभी अवयव पी में हैं, के सभी अवयव पी में हैं, नहीं है ना। अब देखिएगा क्या पी के सभी अवयव के में है, बी है, बी है, डी है, डी है, ए है, आर है, आर, यानी कि पी का जो है सभी अवयव किस में है, के। तब तो पी जो है उप समुच्चय किसका बन गया, के का। ठीक है,
लेकिन उचित उपसमुच्चय पकड़ने के लिए ये भी आपको याद रखना है कि दोनों के मान बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम लोग को मिल चुका है कि P जो है नॉट इक्वल टू है किसके, B के, यानी कि जो P का अवयव है सभी B के अवयव के बराबर नहीं, यानी कि दोनों के अवयव जो है कि आपस में बराबर नहीं है। दोनों शर्त लागू हो गई, तब तो आसानी से उपसमुच्चय फाइंड किया जा सकता है ना। तो अब पढ़ेंगे क्या, देखिए जब P जो है उपसमुच्चय था K का, ठीक है, अब जब बराबर भी नहीं हो रहा है तब तो उचित उपसमुच्चय बना कि नहीं बना, तब तो बन गया। तो पढ़ेंगे क्या कि P जो है उचित उपसमुच्चय है किसका, K का। P जो है, बस ये उपसमुच्चय को हटा देना है, वहां पर जोड़ना है क्या, उचित उपसमुच्चय, यानी कि P जो है उचित उपसमुच्चय है किसका, K का। क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अदिश समुच्चय में, यानी कि अदिश समुच्चय जिसे बोलते हैं। चलिए इतना तो क्लियर हुआ ना। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि और इसी में दोनों हो गया, समुच्चय बी समुच्चय ए का अदिश समुच्चय कहते हैं। समुच्चय बी को समुच्चय ए का क्या कहेंगे, अदिश समुच्चय। अब देखिए दोस्तों, अब इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे तब तो उचित उपसमुच्चय बने ना, इसी को हम लोग उलट कर पढ़ें तब तो आपका क्या हो जाएगा, अदिश समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश समुच्चय हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जरा पढ़ते हैं कैसे क्या कह रहा है। देखिए अब उल्टा यदि पढ़ते हैं तो अदिश समुच्चय होगा। अब देखिए अदिश समुच्चय, हाई जो है बी उप समुच्चय था ए का, तो हम लोग पढ़ते थे कि बी जो है उचित उप समुच्चय है ए का, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं क्या, अदिश समुच्चय की, किसके, अदिश समुच्चय की। तो अब हम लोग सिर्फ रिटर्न हो जाएंगे कि अब उल्टा पढ़ेंगे कि ए जो है बी का क्या है, अदिश समुच्चय है। ए जो है बी का क्या है, अदिश समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि जो ए वाला अवयव है बी के अवयव में जब नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए जो है बी का अदिश समुच्चय है। अब देखिएगा समझिएगा कैसे, थोड़ा एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। अब इसमें थोड़ा पढ़ लीजिए। अब P जो है उचित उपसमुच्चय था K का ना, अब इसी को हम लोग उल्टा पढ़ें तो K जो है अदिश समुच्चय है किसका, P का, क्योंकि K के जो अवयव हैं वह P में नहीं है। यदि हम इधर से पढ़ते हैं तो अदिश समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए जिससे मान लीजिए B बराबर दिया है ABRO, ठीक है। अब दूसरा C बराबर हम लोग ले रहे हैं ABROC, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, पहले तो हम लोग मिलाएंगे अदिश समुच्चय के लिए ना। तो देखिए अदिश समुच्चय के लिए देखिए कौन किसमें, जिसमें जिसका सभी अवयव जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे अदिश समुच्चय। तो देखिए ABRO बी वाला AC में है ना, बी वाला C में है, तब तो अदिश समुच्चय नहीं होगा। बी अदिश समुच्चय C का नहीं होगा क्योंकि बी वाला सभी अवयव इसमें हो जा रहा है, ठीक है। तब तो यह उचित उपसमुच्चय बन गया, यानी कि बी जो है उचित उपसमुच्चय है किसका, C का। जब सभी अवयव जिसमें होगा उसको उचित उपसमुच्चय लेकर चलेंगे। तो बी का सभी अवयव जब C में है तो कहेंगे कि बी जो है C का उचित उपसमुच्चय बना। लेकिन जब C का B में नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो C है अदिश समुच्चय है किसका, B का, क्योंकि C के सभी अवयव B में नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तब हमको लगता है कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको समझा सकें, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम जो है कि जिस तरह से समझाए हैं, अब इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है कि आपको समझाया जा सके। तो आप लोग रिपीट जरूर कीजिएगा, उम्मीद होगी कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इतना तो क्लियर हुआ, वीडियो लंबा भी हुआ। चलिए अब देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में होता क्या है, परिभाषा द्वारा पढ़ सकते हैं आप लोग, खुद परिभाषा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए कहता है क्या, यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। कोई भी समुच्चय यदि हम लोग ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ए बराबर ले लीजिए जैसे 2 हो गया, बी बराबर ले लीजिए जैसे बी हो गया, सी बराबर ले लीजिए जैसे मान लीजिए के हो गया। देखिए सभी अवयवों में
सभी समुच्चय में कितने कितने अवयव हैं, एक ही अवयव हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं यह कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको ये क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, देखिए अगला हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है अधिस हो गया, एकल हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो चर्चा हम लोग करेंगे अंतराल समुच्चय की बात करेंगे। तो अंतराल समुच्चय ऐसा जो है कि हम लोग जब प्रश्न आएगा तो अंतराल समुच्चय पढ़ लेंगे, ठीक है। उस समय आएगा तो अंतराल समुच्चय हम लोग जो है कि विधिवत उसमें पढ़ लेंगे अंतराल समुच्चय, उसमें परेशानी नहीं है। तो अंतराल समुच्चय को हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे जहाँ से हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे। तो अंतराल समुच्चय को उतना समझना नहीं है, हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आप लोग को जो है कि इंडिकेट करने के लिए समझना चाहिए। तो अंतराल समुच्चय हम लोग जो है कि प्रश्न शुरू होगा तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी था तो हम लोग इसको समझ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय, इसके बाद है सार्वत्रिक समुच्चय। तो दोनों समुच्चय पढ़ थोड़ा समझते हैं कि घात समुच्चय क्या है, घात समुच्चय को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो घात समुच्चय है और सार्वत्रिक समुच्चय जो है किसे कहते हैं। तो ये आपका जो है कि सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय जो है किस तरह से हम लोग बनाते हैं, जरा हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहले हम लोग जो है कि परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय को पी ए से निरूपित करते हैं। घात समुच्चय किसे इंडिकेट करते हैं, पी ए से जो है कि निरूपित करते हैं घात समुच्चय को। तो घात समुच्चय कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है, हर एक चीज। जिसे कह रहे हैं कि घात समुच्चय को पी ए से निरूपित करते हैं। जब भी घात समुच्चय हम लोग बनाएंगे तो पी ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो बनाते कैसे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक समुच्चय है, जैसे एक हो गया और क्या दो, यह एक समुच्चय है, ठीक है। कोई एक, यह क्या है, एक यह जो है कि एक समुच्चय है जिसमें ये बताइए अवयव कितने हैं, दो है ना, अवयव की संख्या कितनी है, दो है। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है, करेगी इसे पी ए से निरूपित करते हैं। इसका प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। इसमें जो भी एक प्रत्येक अवयव, जो भी अवयव आपके रहते हैं वह एक समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, समुच्चय। समुच्चय कब बनते हैं, ये तो अभी अवयव हैं तो यह समुच्चय में तो है, लेकिन अलग अलग समुच्चय बनता है प्रत्येक अवयव। किस तरह से, जब पी ए हम लोग निकालेंगे तो प्रत्येक अवयव अलग अलग समुच्चय होगा, ठीक है। तो यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, जैसे यह समुच्चय एक हो गया, इसमें n अवयव की संख्या जो होती है n से इंडिकेट करते हैं, यानी कितने अवयव इसमें हैं। तो एक दो कितने हैं, दो है ना, नंबर अब दो हो जाएगा, यानी कि अवयव की संख्या दो हो गई। तो पी ए के अवयव की संख्या, अब देखिएगा क्या कह रहा है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि कोई भी समुच्चय है, यदि उसका घात समुच्चय बनाते हैं तो पहले समझिए घात समुच्चय कैसे बनता है वो पहले देख लीजिए आप लोग। तो देखिए घात समुच्चय कैसे बनता है। घात समुच्चय जब बनाते हैं तो यह समुच्चय ए है ना, तो घात समुच्चय के लिए हम लोग पी ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पी ए। जो पी ए इंडिकेट करता है कि भाई ए का यह घात समुच्चय निकाला जा रहा है। ए का क्या है, घात समुच्चय, ठीक है। तो घात समुच्चय बनता किससे है, देखिए पहले कोष्टक लगाएंगे, महिला कोष्टक, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और कोष्टक लगाएंगे। पहले यही बड़ा महिला कोष्टक जो है यह एक शुरू में रहेगा, एक लास्ट में रहेगा, ठीक है, अंतिम में। और इसके बाद अवयव जो है अलग अलग लिखेंगे। देखिए तो इसका एक दो अवयव इसमें है, नंबर ऑफ कितने हैं, दो। तो इसका देखिए एक और दो का यदि घात समुच्चय हम लोग निकालते हैं तो घात समुच्चय में देखिए एक दो अवयव है। तो देखिए पहले घात समुच्चय लिखते हैं तो पहले हम लोग फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फाई, ठीक है। घात समुच्चय का नियम होता है कि पहले हम लोग फाई लिखते हैं अवश्य, ठीक है। तो फाई हो गया। इसके बाद अब चलिए एक एक नंबर लेंगे। अब फाई तो पहले आगे एक एक, अब एक एक नंबर, पहले एक आएगा, ठीक है, अलग, फिर इसके बाद महिला कोष्टक में, इसके बाद क्या आएगा, दो। हाई एगो समुच्चय बना, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय। वही कह रहा था कि प्रत्येक अवयव एक समुच्चय कहलाता है, यानी कि जब बनाए हैं तो प्रत्येक अवयव अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो अवयव अलग, जो अलग अलग एक समुच्चय बना ना प्रत्येक अवयव। अब देखिए
एक तो अवयव ले लिए। अब हम लोग की बारी है दो की, दो के बाद तीन की, लेकिन इसमें 2 अवयव है तो अब दो को लेंगे। एक हो गया, एक के बाद किसको, दो को। तो अब दो के लेंगे तो देखिए पहले 1 2 हो जाएगा, 1 2। अब क्या 1 2 तो बन गया, क्या 2 1 भी बन सकता है? समझिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 2 तो है, लेकिन फिर 2 1 आया है, दोनों अवयव एक ही है ना, 1 2 कहिए या 2 1, दोनों अवयव सेम है। तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक ही अवयव को 2 बार लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें 1 2 मौजूद है ना, इस समुच्चय में 1 2 मौजूद है, लेकिन किसी और में भी 1 2 आता तब हम लोग उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि एक ही समुच्चय को कितना बार लिखा जा सकता है, लिख दिए हैं 2 बार। लेकिन समुच्चय का नियम यह होता है कि कोई भी अवयव यदि 1 से अधिक बार हो तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ना कि 2 बार, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का हुआ 5 1 2 और 1 2, ठीक है। 2 1 नहीं हो सकता है क्योंकि एक बार अवयव वो आ चुका है, ठीक है। एक ही अवयव को 2 बार लिख नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका क्या, अभी घात समुच्चय में हम लोग लिखे हैं, किसमें, घात समुच्चय में। अब ये बताइए इस घात समुच्चय के अवयव की संख्या यदि फाइंड करें कि इस घात समुच्चय में टोटल अवयव कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, इस घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4 हैं। ये नहीं कि इसके अंदर का गिनिए, ऐसे नहीं गिनिएगा 1 2 3 4 और 5, ऐसे नहीं। इसलिए हम कहे हैं कि एक मंझला कोष्ठक लास्ट में लगेगा, एक शुरू में लगेगा, एक क्या लास्ट में, ठीक है। क्योंकि यह पूरे का यह क्या है, समुच्चय 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी समुच्चय दिया है उसमें जो है कि घात समुच्चय के अवयव की संख्या यदि हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ फार्मूले के अनुसार हम लोग ले चलेंगे, कितना जो है कि आपका घात समुच्चय बनेगा। इसमें 4 बना था ना, अब देखिए फार्मूले के अनुसार यदि हम कहते हैं कि यह एक समुच्चय आपका बना है, ठीक है, इस समुच्चय में जो है कितने जो है कि घात समुच्चय के अवयव हो सकते हैं, आप जरा फाइंड करके बताइए। इसमें 1 2 दो संख्याएं हैं ना, तो घात समुच्चय के अवयव की संख्या फाइंड करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ पीए, ठीक है, नंबर ऑफ पीए। तो नंबर ऑफ पीए का मतलब यह हो कि घात समुच्चय है, यानी कि संख्या, नंबर ऑफ संख्या निकालना है किसका, घात समुच्चय का, और वो भी कौन सा समुच्चय है, ए समुच्चय का, इसी का निकालना है। तो फार्मूला क्या बनता है, 2 का पावर n, यानी कि नंबर ऑफ चाहिए, ए समुच्चय में नंबर कितने हैं, 1 2, दो संख्या है टोटल ना, तो 2 का पावर कितना 2 इजिकल टू 2 दूनी के 4, यानी कि टोटल जो है कि घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होगी, 4। तो 1 2 3 4 बना ना। क्लियर हुआ? चलिए और थोड़ा हम लोग बढ़ा कर देख लेते हैं, और कोई संख्याएं और ले लेते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं और थोड़ा एक बार बढ़ा लीजिए, 1 2 3 हो गया ना, तो 5 हो गया, 1 2 हो गया। अब इसमें और बढ़ेगा क्या, 1 2 हो गया, इसके बाद एक बार 3 अलग होगा, 1 2 3 अलग हो गया, इसके बाद 2 2 को लेंगे, कितने को लेंगे, 2 2 को, 2 2 को लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, अब 1 2 बना, 1 2 बन गया, इसके बाद 2 3 बन गया, 2 3 बन गया, इसके बाद 3 1, क्या 3 1, इसके बाद क्या 3 1 बन गया। क्लियर है? 3 1 आया नहीं है ना, कहीं याद रखेंगे 3 1 आया नहीं है ना। इसके बाद 2 2 को तो हम लोग ले लिए, इसके बाद 3 3 को तो हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या 1 2 3 बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3 तो ले लें, यदि 2 3 1 लेंगे तो 2 3 1 लेंगे तो 2 3 1 आया है ना, तो ऐसे हम लोग बना नहीं सकते। क्लियर है? चलिए ये रहा आपका ना। तो अब देखिए जरा जो है घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है ना। चलिए तो ये आपका है 8 आया ना। तो अब जरा हम लोग फार्मूले के अनुसार, यदि आप ये इतना नहीं करना चाहते हैं, यानी कि ये प्रोसेस बढ़ाना नहीं चाहते हैं, यदि सिर्फ पूछता है कि कोई भी आपका समुच्चय दिया रहता है उसके घात में अवयव की संख्या बताइए, यानी उस घात समुच्चय के अवयव की संख्या कितनी आप बनाएंगे तो बनेगा, सिर्फ फार्मूले के अनुसार हम लोग ले चलेंगे। देखिए अवयव की संख्या चाहिए ना, 1 2 3, अवयव इसमें कितने थे 3, 2 का पावर 3 बराबर कितना हुआ 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना ना। अब थोड़ा जो है कि फार्मूले के अनुसार इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, कोई भी समुच्चय रहे तो। अब फिर हम लोग फार्मूले के अनुसार देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बी बराबर आपका समुच्चय है ए, कोई बी बराबर ए बी सी डी ई, ठीक है।
और ये कह रहा है कि इसका जो घात समुच्चय आप लोग फाइंड करेंगे, घात समुच्चय फाइंड करने के बाद कितना जो है घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, आप नहीं तो इस तरह से विस्तार करेंगे, ज़्यादा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा ना। तो सिर्फ अवयव की संख्या यदि पूछता है तो हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फार्मूले पर रखना है 2 का पावर n। नंबर ऑफ अवयव की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कितना है 5, नहीं तो 2 का पावर 5 होगा। अब 2 का 5 बार गुणा 2 का पावर 5 है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर हुआ ना। अब जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32। अब कितने अवयव बनेंगे, 32 बनेंगे। और दोस्तों यदि हम लोग लिखना चाहते हैं 32, तो तब तो 32 बार बनाएंगे तो लिखते ही चले जाएंगे ना। लेकिन लिखना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, और प्रोसेस भी बढ़ सकता है, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए। तो सिर्फ अवयव की संख्या इस तरह से पूछता है कि घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ हम लोग ये फार्मूला याद रखना है कि इसी फॉर्म पे हम लोगों को लेकर चलना है कि घात समुच्चय के अवयव की संख्या कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो तो लंबा हुआ है, तो चलिए आपको जो है कि समझना है, तो आपका जो है कि प्रोसेस लंबा होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पर्सनली हम लोग स्टार्ट करेंगे। और रोज सुबह जो है कि 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसे हम लोग एक रूप से अधीश समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधीश समुच्चय भी बोल सकते हैं। अधीश समुच्चय आप लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक समुच्चय के अवयव उपस्थित होते हैं उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के ये जो यू बना है ना, कैपिटल वाला, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप लोग यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ। देखिए, जिसे मान लीजिए कोई अवयव है, करेगी प्रत्येक समुच्चय के अवयव उपस्थित होते। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा होता है कि जितना आपका समुच्चय रहेगा, ए बी सी डी करके जितना आपका समुच्चय रहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में सभी अवयव उपस्थित होते हैं उसमें। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए बी में हो गया 2 4 6, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए सी में हो गया 5 3 9 8, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय जो यू होता है और सार्वत्रिक समुच्चय यू जो होता है, जितना यह समुच्चय रहेगा सभी समुच्चय के अवयव उसमें उपस्थित होंगे। और नहीं है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसी से, जैसे 1 2 3 4 5 करके डायरेक्ट से इन्फिनिटी तो कर दीजिए, क्योंकि जितने आप अंक लेंगे आपका सार्वत्रिक समुच्चय में आएगा। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डैश करके ऐसे लिख लीजिए पूरा सार्वत्रिक समुच्चय। 7 8 9 10 11 ऐसे डैश करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि ऐसा समझिए कि सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव, यानी प्रत्येक समुच्चय के सभी अवयव उसमें जो है कि उपस्थित होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखिए, इन समुच्चयों के सभी अवयव उसमें उपस्थित है ना, तो हम लोग कहेंगे कि जो यह यू जो है, यू एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी कि जो समुच्चय आपका ये लिखा गया है यह क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, अब जरा एक बात और याद रखिए, सार्वत्रिक समुच्चय का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई स्कूल है तो यह पूरा जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है कि सभी बच्चे उपस्थित होते हैं। तो आपका एक स्कूल जो है कि सार्वत्रिक या समुच्चय है, और उस स्कूल के अंदर जो है कि बच्चे पढ़ते हैं, तो आपका सार्वत्रिक समुच्चय का काम कौन करेगा, वह स्कूल जो है कि सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। सार्वत्रिक समुच्चय क्या बना, वह स्कूल बना जिसके अंदर जो है कि सभी संख्याएं उपस्थित हैं, यानी कि सभी लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं, तो वह स्कूल जो है आपका एक क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक है, अब देखिए, जिससे मान लीजिए कोई परिवार है, ठीक है, कोई परिवार है जिसके सभी सदस्य जो है, एक परिवार का एक जो गार्जियन होता है, एक परिवार में एक गार्जियन होते हैं ना मेन, तो उसमें जो है कि आपका सार्वत्रिक समुच्चय का काम कौन करेंगे, जो आपका मेन गार्जियन होते हैं वह आपके सार्वत्रिक जो है कि समुच्चय का काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है कि सभी जो है कि सभी व्यक्ति उपस्थित होते हैं। यानी कि वह जो है कि एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर जो है सभी परिवार उपस्थित रहता है, यानी कि उन्हीं के बदौलत जो है कि सभी परिवार चलता है। ठीक है, तो वह एक आपका हो गए क्या,
सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि वह सभी का क्या है, मालिक है, यानी कि सभी जो है कि परिवारों को वह एक मालिक हैं। तो वह इसमें भी सभी का यह मालिक था, जिसके सभी समुच्चय के अवयव इसमें क्या है, उपस्थित हैं। तो ये क्या बना, सार्वत्रिक समुच्चय। तो कुछ एग्जाम्पल जो है समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल भी लेना पड़ता है। तो ये आपका प्रोसेस रहा सार्वत्रिक समुच्चय का। तो उम्मीद होगी कि आपको जो है कि समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करते रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि 7 बजे सुबह आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो है कि शुरू किया जाएगा प्रश्नावली जो है कि 1.3, और ये रहा आपका थोड़ा एग्जाम्पल रहा, कुछ परिभाषाएं रहीं जो कि आपको विधिवत समझ में आ भी गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 1.3 के साथ।